हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग और इसके एमक्यूपी पीटीपी की प्रैक्टिस चल रही है। शुरुआत करते हैं इस पार्ट की विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ये आया हुआ है बॉस एग्जाम में। जून 25 के एग्जाम का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट कैटेगरी में मैंने डाला है, यानी कि ठीक ठाक क्वेश्चन तो है। सवाल पढ़ते हैं। जोडियाक लिमिटेड हैज परचेज्ड अ मशीन 4 years ago, 4 साल पहले खरीदी, of 4,80,000 rupees, having an estimated life of, just a minute, estimated life of 8 years, zero salvage value। यानी करंटली, देखो मैं साथ साथ लिखते जाऊंगा, करंटली हमारा ये जो मशीन है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चल रहा है ओल्ड मशीन पे 60,000 रुपए का। सर कैसे आया 60,000? बहुत सिंपल है, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 8 years, तो हर साल का डेप्रिसिएशन हो गया 60,000। The management is considering to replace this with a new machine. After the analysis, the purchase manager has provided the following information for the new machine। ठीक है, नई मशीन का खर्चा आएगा 12 लाख रुपए। वेंडर लेकिन पुरानी मशीन को 2,40,000 रुपीज में खरीदने के लिए रेडी है। डिसमेंटल करने का 40,000 रुपीज खर्चा आएगा। यानी सैलवेज आपको ओल्ड मशीन पे मिलेगा 2 लाख रुपए का। आपको यह भी देखना पड़ेगा भाई साथ साथ में कि आपकी पुरानी मशीन का WDV क्या चल रहा था, तो कैपिटल गेन वगैरह वो सब कंप्यूटेशन में काम आ सकता है। कहीं बोला कैपिटल गेन को लेके कुछ तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर लेना ही पड़ेगा। इग्नोर टैक्स ऑन कैपिटल गेन, चलो बोल दिया, ये वाली लाइन मैं ढूंढ ही रहा था। तो अगर कैपिटल गेन पे टैक्स इग्नोर्ड है तब तो यार कहानी एकदम सिंपल हो गई। आपका कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है 12 लाख रुपए। पुरानी मशीन पे आपको 2,40,000 मिल रहा है, लेकिन उसको रिमूव कराने का 40,000 रुपया खर्चा लगेगा, तो नेट नेट 2 लाख रुपए का आपको ओल्ड पे सैलवेज आ रहा है। आपका इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले 10 लाख रुपए आएगा। इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले 10 लाख रुपए आएगा। बोला 80% ऑफ द नेट परचेज प्राइस, मैं नेट परचेज प्राइस बोला है, यानी कि 10 लाख रुपीस का 80% मुझे पे करना है ऑन द डेट ऑफ परचेज, यानी आज के आज। रिमेनिंग को मुझे पे करना है 1 साल के बाद। इस तरह का सवाल हमने बनाया हुआ है, तो हमें पता है कि भाई t इज इक्वल टू 0 पे 8 लाख पकड़ लेना और t इज इक्वल टू 1 पे पकड़ लेना 2 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन लेकिन WTV में था। अरे यार ये क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन बोल रहा है WTV मेथड के हिसाब से लगेगा। तो भाई पुरानी मशीन पे जो हमारा डेप्रिसिएशन था वो तो फ्लैट था, स्ट्रेट लाइन मेथड पे था, वो था 60,000 रुपीज पर ईयर। पर यहां बॉस ये लोग हमसे मेहनत करवाएंगे, 5 साल हमको यहाँ डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा शायद, या 4 साल लेना होगा। 4 साल का सवाल बाकी है यहाँ से, तो 4 साल का हमको डेप्रिसिएशन लेना होगा बेस्ड ऑन SLM। अच्छा, इसकी लास्ट में सैलवेज वैल्यू 1 लाख रुपीज आएगी, ये भी अपने को चला करके बोल दिया गया है। तो पहले एक बार डेप्रिसिएशन का काम कर ले क्या भाई। मशीन अपने को पड़ रही है 12 लाख रुपए की, करेक्ट। 12 लाख की अपनी मशीन है, डेप्रिसिएशन है 20% करके, और वो है WDV मेथड में। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा 2.4 लाख। पहले साल का डेप्रिसिएशन 2.4 लाख, फिर 2.4 इंटू 0.8 करके शॉर्टकट लगा रहा हूं। अगले साल का डेप्रिसिएशन 1.292 लाख, फिर उसके अगले साल 1.536 लाख, और उसके अगले साल 1.2288 लाख। ये आपके डेप्रिसिएशन के अमाउंट आएंगे चारों साल के। इन फिगर्स को एक बार मैच कर लेते हैं कहीं पे। ये रहा डेप्रिसिएशन अपना आ रहा है। अच्छा, डेप्रिसिएशन अपने ले रहे हैं 10 लाख पर 20%, 2 लाख जो भी है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, अपने 12 लाख पे कंप्यूट कर रहे हैं, ये 10 लाख पे कंप्यूट कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है एक बार चेक करते हैं। अपने को यहाँ पे बोला है डेप्रिसिएशन विल बी 20% ऑन WDV मेथड। कहीं पे भी ये मेंशन्ड नहीं था कि नेट वैल्यू पे इसको लेना था, तो ये एक अजम्पशन ले लिया इन्होंने साथ साथ। अजम्पशन क्या है इनका? अजम्पशन ये है कि आपका जो बेस है डेप्रिशिएबल बेस, वो डेप्रिशिएबल बेस में एडिशन डिलीशन का इन लोगों ने खेला खेला है। तो आपका बेस पहले से चल रहा था 2 लाख, नहीं उससे भी ये काम नहीं चलेगा, इन्होंने वो अजम्पशन गलत दिया है। सो बेसिकली सीधी सीधी बात बताऊं तो इन्होंने इस सवाल में जो एक काम किया वो ये है कि इन्होंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया ऑन नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू, विच अकॉर्डिंग टू मी इज रॉन्ग। इन्होंने गलत किया। अपना प्रोजेक्ट का या जो नया मशीन है उसका वैल्यू 12 लाख रुपए है, तो डेप्रिसिएशन 12 लाख पे चार्ज होना चाहिए था, ना कि 10 लाख पे।
अनफॉर्चुनेटली इन्होंने 10 लाख पे इसको कैलकुलेट किया है, मुझे दिख गया ये, हम इसको कवर करेंगे थोड़ी देर में, इसके ऊपर बात करेंगे। बट डेप्रिसिएशन इन्होंने तो चार्ज किया बॉस किस पे, दे हैव चार्ज्ड ऑन द आई वुड से नेट वैल्यू। ठीक है, तो इसके ऊपर अपने आकर के चर्चा करेंगे। आगे अपने को ये बोला है भैया तुम्हारी सेल है 1225, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया है, खर्चे दिए हुए हैं, वर्किंग कैपिटल का भी जिक्र है। वर्किंग कैपिटल आपका आज बिगनिंग में लग रहा है 2,50,000 का, और फिर बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर यानी कि एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे खर्चा लग गया 3 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल का। लास्ट में ये 4 साल बाद सारा पैसा वापस आ जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल को लेकर के तो कोई डर नहीं है, हो जाएगा ये मैनेज। एंड बाकी आपका रेवेन्यू वगैरह दिखाने के लिए भी आसान है। आपका यहाँ पे जो पीबीडीटी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 12.25 लाख का 50% माइनस 1.1875। सो ये आएगा दोस्त 4,93,750। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हम इसके ऊपर में भी आ जाएंगे। तो अब लफड़ा जो एक निकल करके आ रहा है भाई, वो लफड़ा एक ही आ रहा है कि भाई तुम्हारा यहां पे जो तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो नेट पे चार्ज कर दिया, ना कि ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द मशीन। तो ये एक लफड़ा है जिसकी वजह से मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाला होगा। मॉडरेट में और डालने का क्या रीजन है भाई, और कोई रीजन नहीं है। तो इन्होंने एक तो इसको नेट पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला तो ये 10 लाख का ब्रेकअप देख लो, हमने इसका कैलकुलेशन देख लिया था। इसमें से 8 लाख रुपए डे 1 पे जा रहे हैं और बाकी 2 लाख रुपए आप दे रहे हो 1 साल बाद, तो पीवी फॉर्म में उसको लेना पड़ेगा। तो टोटल आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 978600। इसमें वर्किंग कैपिटल को हमने अभी इंक्लूड नहीं किया है, ये सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसके बाद वर्किंग कैपिटल भी हमने इंक्लूड किया। आपका वर्किंग कैपिटल टोटल 2.5 लाख और 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 2.5 लाख आज लग रहा है, 3 लाख 1 साल बाद, तो उसको भी हमने 2 साल बाद, तो उसको भी हमने प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ले लिया है। एंड वी हैव गॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डब्ल्यूटीवी वर्किंग कैपिटल। लेकिन डेप्रिसिएशन पे मुझे लफड़ा नजर आ गया। नई मशीन पे डेप्रिसिएशन हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन नेट वैल्यू। ठीक है, इन्होंने नेट वैल्यू पे लिया है, यानी आपने खरीदा 12 लाख में, लेकिन 2 लाख रुपए का आपको सेल प्रोसीड मिला ऑन द ओल्ड वन। तो एक असम्पशन इन्होंने जो लिया है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली टैक्स सिस्टम्स वर्क तो ऐसे ही करते हैं। आपका जो भी टैक्स बेस होता है, उस टैक्स बेस में जो भी आपकी पहले से वैल्यू चल रही होती है, उसमें से आप सेल प्रोसीड्स को माइनस करते हैं एंड ऐड करते हैं जो भी आपका कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन होता है। तो आपका नेट नेट जो इफेक्ट आता है ऑन द टैक्स बेस वो यही आता है, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस सेल प्रोसीड्स। तो आइडियली इस अप्रोच या इस अजम्पशन के साथ ये गलत नहीं है। कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस सेल ऑफ ओल्ड करना आइडियली सही है, क्योंकि जो टैक्स की कैलकुलेशन एक्चुअल में होती है टैक्स बेस पे, वो इसी तरह होती है, पुरानी का सेल प्रोसीड माइनस होता है और नए वाले का कॉस्ट ऐड होता है। तो ये गलत नहीं है। बट मुझे गलत ये इसलिए लगता है क्योंकि अब जाकर के ये ट्रीटमेंट आने लगी है और ये लोग अपने सजेस्टेड आंसर में इस तरह की ट्रीटमेंट देने लगे हैं। पर पहले के जितने सवाल हैं, इनफैक्ट आज ही हमने जितने भी प्रैक्टिस किए हैं, उन सवालों में भी आप जाकर के देखेंगे तो उधर में भी ये फॉलो नहीं हुआ है। दे हैव कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन, सेल प्रोसीड को कंसिडर नहीं किया है, पर यहां पे उस चीज का एडजस्टमेंट लिया है। तो ये जो मैं कह सकता हूं कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना ऑफ द एडजस्टमेंट, वो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। आपको भी करेगा, मुझे पता है। तो इस चीज का बस ध्यान देना। वी हैव कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स एज वेल। फिर हमने पुरानी मशीन पे जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो है 60,000 रुपीज का, तो उस पर भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शीट निकाला है। ठीक है, हमारा पीबीडीटी मैंने आपको पहले ही कहा था, पीबीडीटी हमारा आ रहा है 4 लाख समथिंग समथिंग। वो कैसे आ रहा है, 12,25,000 का सेल, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट इंटू 1 माइनस टी। तो हमने यहाँ किया पीबीडीटी इंटू 1 माइनस टी, इसका इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर दिया, एन्युटी फैक्टर, तो इसका भी पीवी आ गया। सैल्वेज लास्ट में हमको 1 लाख रुपया मिलेगा, तो वो अमाउंट यहां आ गया। कैपिटल गेन इग्नोर करना था, तो वो टेंशन खत्म। वर्किंग कैपिटल रिफंड टोटल मिलेगा 5,50,000 काय को, आपने डाला 2,50,000 डे 1 पे, 3 लाख रुपीज आपने और भी डाला था, तो टोटल 550 है जो कि आपको लास्ट में मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से वो मल्टीप्लाई हुआ। अब नेट में अपने को एनपीवी देखते वक्त यही देखना है, क्या पैसा आया क्या पैसा गया। अगर हम बात करते हैं अबाउट अवर अर्निंग्स, तो अर्निंग्स तो हमारे पास आया। इसके बाद नए एसेट पे जो डेप्रिसिएशन टैक्स शीट है वो हमारा आया, पर पुराने पे जो डेप्रिसिएशन टैक्स शीट था वो अब नहीं आएगा, तो वो माइनस किया गया। सैल्वेज का प्रेजेंट वैल्यू आया, वर्किंग कैपिटल का रिफंड आया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गया,
एंड वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट गया। सब कैलकुलेशन करने के बाद एनपीवी आ रहा है 79,740। आप वीडियो को यहां पॉज करके सारी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। सिर्फ एक जगह ही आपको डाउट आ सकता है, वो डाउट है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पे। मेनी ऑफ यू माइट हैव कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 2,40,000, मतलब फर्स्ट वाला जो है डेप्रिसिएशन वो पूरा 12 लाख पे कैलकुलेट किया होगा आपने, रादर देन कैलकुलेटिंग ऑन 10 लाख। बस यही एक फर्क है, अजम्पशन डिफरेंस है जो फर्क ला सकता है। मुझे पता आप में से कई अब ये क्वेश्चन करेंगे, सर अगर हम 12 लाख पे कैलकुलेट कर दें और अजम्पशन लिख दें तो क्या हमारे नंबर कटने से रह जाएंगे? आई कैन नॉट से दैट, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर में अगर ऑल्टरनेटिव आंसर देगा तब तो बच गए आप, नहीं तो भैया, समझे? सो ये एक चीज है जो इस सवाल को मॉडरेट बनाता है। मैं मॉडरेट किसी भी सवाल में जब लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं उसका कारण बता देता हूं। तो इस सवाल में जो मुझे तकलीफ हुई वो तकलीफ थी ओनली विद रेस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, तो बस उसके लिए इसको मॉडरेट बना दिया, बाद बाकी तो सवाल सिंपल था। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी। ये है December 25 के MQP में आया हुआ। नारायण हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन फॉर लैब टेस्टिंग वर्क विच इज प्राइस एट 2 लाख रुपीज। इसका लाइफ है 8 साल, एस्टिमेटेड सैलवेज है 18,000 रुपए 8 साल बाद। तो इसका डेप्रिसिएशन निकल गया यहाँ पे 2 लाख माइनस 18,000 डिवाइडेड बाई 8, यानी हर साल का 22,750 रुपए का डेप्रिसिएशन है। इसके ऊपर इसको ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेशन का 22,500 रुपीज और लगेगा, लेकिन ये साथ ही साथ जनरेट करेगा रेवेन्यू 1,20,000 का भी। तो आपका नेट नेट कैश फ्लो क्या है आपके पास? टैक्स रेट दिया हुआ है क्या सवाल में? टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। तो भाई नेट नेट कैश फ्लो तो आ जाएगा। 1,20,000 का रेवेन्यू है, खर्चा ऑपरेशंस का है 22,500, डेप्रिसिएशन है 22,750। जो भी बचा उसको आप आफ्टर टैक्स कर दीजिए और वापस इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दीजिए, तो इससे आपका एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा। तो एनुअल कैश फ्लो आ रहा है 1,20,000 माइनस 22,500 माइनस 22,750 इंटू 0.7 प्लस 22,750, तो आपका कैश फ्लो आ रहा है 75,075। अब बोल रहा है कि आप ये जो टेस्ट अब खुद करने लगे, पहले ये आप नेबरिंग टेस्ट सेंटर को देते थे तो वहां से कमीशन का इनकम आता था 34,000 नेट ऑफ टैक्सेस, यानी पहले 32,000 रुपए आ रहे थे जो अब नहीं आएंगे। दिस हैपेंस टू बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये इसमें से माइनस होगा 32,000। तो नेट में आपका एनपीवी क्या पकड़ा जाए? इट वुड बी समवेयर अराउंड 43,000 समथिंग होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये देख लीजिए 43,000 आ गया। यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद वैल्यू मैंने दिखाया नहीं है, बट इट शुड बी 75,075 और फिर इसमें से 32,000 का कमीशन फॉरगॉन हमने माइनस कर दिया, तो एनुअल कैश फ्लो आ गया 43,75। अब क्या आपको ये मशीन रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? एनपीवी निकाल लो। आपका यहाँ पे 43,75 का कैश फ्लो आ रहा है एंड 2 लाख की मशीन है, 8 साल का आपका पीवी फैक्टर है, तो इट इज वेरी इजी। 43075 इंटू PVIFA, ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। फिर 18,000 रुपए का आपका एक सैलवेज है, उसको आप प्रेजेंट वैल्यू करके कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसमें से अब आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कीजिए। ये एग्जैक्ट सेम काम हमने यहाँ किया है। एनुअल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू किया, PVIFA से मल्टीप्लाई करके, सैलवेज को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस किया, एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, अमाउंट आ रहा है 38,168। सो वी विल गो विथ द टेस्टिंग इक्विपमेंट परचेज। हम इस टेस्टिंग इक्विपमेंट को खरीदने वाले हैं। रिजल्ट आ रहा है 38,168। सो दैट वाज व्हाट? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। MQP December 25 में आया हुआ है। सवाल इजी कैटेगरी में मैंने डाला तो इजी ही होगा। Z Limited is considering 2 mutually exclusive projects A and B। दोनों की कॉस्टिंग है 60 लाख रुपीस। इन दोनों के जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज और इनके डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है वो कुछ इस प्रकार हैं। सो प्रोजेक्ट ए के ये कैश फ्लोज हैं, प्रोजेक्ट बी के ये कैश फ्लोज हैं, इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं। दोनों की लाइफ अलग है, तो ये लाइफ डिस्पैरिटी का सवाल है। एक की लाइफ है 4 साल, एक की लाइफ है 3 साल। दोनों की सैलवेज कुछ नहीं आनी, टैक्स रेट दिया हुआ अलग से और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ 15% का। इंतजार क्या बात का भाई, आराम से काम कर सकते हैं हम। सबसे पहले आपके जो भी कैश फ्लोज हैं उन सब में से 33.99% आप कृपया करके माइनस जरूर कीजिएगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। इसके अलावा डेप्रिसिएशन को लेकर के कुछ बोला नहीं है, बट डेप्रिसिएशन हम लेंगे तो डेप्रिसिएशन पर जो भी आपका DTS आता है वो भी इंक्लूड जरूर कर लेना।
इससे आपके कैश फ्लोज आएंगे और कैश फ्लोज आने के बाद प्रेजेंट वैल्यू करके आप एनपीवी तक पहुंचिए या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाँ एनपीवी आ जाएगा। और एनपीवी आने के बाद ईएसीएफ जरूर निकाल लेना क्योंकि ये लाइव डिस्पैरिटी का सवाल है। तो आप देख लेते हैं कैसे क्या हुआ। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट ए के केस में हमने जितने कैश फ्लोज थे उन सारे कैश फ्लोज को आफ्टर टैक्स किया और प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंप्लीट कर लिया। तो ये जो आया है ये आया है पीवी ऑफ पीबीडीटी इंटू 1 - टी। ठीक है, इसके अलावा हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। 60 लाख का मशीन 4 साल में डेप्रिशिएट हो रहा है तो हर साल का डेप्रिसिएशन 15 लाख, इस पे 33.99% का डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड और उसको इंटू पीवीआईएफए करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं 60/4 इंटू 33.99% इंटू पीवीआईएफए यू गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीटीएस। इसमें से आप मशीन का कॉस्ट माइनस कर दीजिए, आ जाएगा एनपीवी और एनपीवी को डिवाइड कीजिएगा पीवीआईएफए से। अच्छा 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 अच्छा, हाँ एक चीज और रियलाइज हो गया, ये सवाल ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऊपर बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में हो सकता है आपको लाइफ डिस्पैरिटी का जो डिसीजन है वो लेना ही ना पड़े। ठीक है, आप यहाँ पे ये रिपीटेबल जॉब है नहीं है, कई चीजें और इन्फॉर्मेशन आती है तो वो सब इन्फॉर्मेशन की तरफ शायद आप ना जाएं। तो आप इसको सिर्फ एनपीवी या सिर्फ ईएसीएफ से सॉल्व कर सकते हैं। मैं ईएसीएफ से सॉल्व करूंगा इसको। तो मैंने एनपीवी निकाला, उसको मैंने डिवाइड किया एनपीवी को बाय माय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी विच इज 2.586। तो मेरा रिजल्ट आया 40.2356। वैसे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी में आप सिर्फ एनपीवी कंपेयर करके भी कर सकते हैं, हालांकि उसके नंबर कट सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। प्रोजेक्ट बी में ये सेम काम था, एकदम सेम काम, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये 3 ही साल का सवाल है। तो 3 साल का सवाल है तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 3 आपका डेप्रिसिएशन आएगा 20, उस पे 33.99% डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड एंड फिर 2.284 इसका पीवीआईएफए भी 3 साल का ही होगा तो वो हमने कंप्यूट किया, इसका भी ईएसीएफ निकाला। नेचुरली ईएसीएफ इज ग्रेटर फॉर प्रोजेक्ट बी या फिर मशीन बी, जो भी बोल लो, सो वी विल एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी। यहाँ पे देखो हमने लिखा है सिंस ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन कैन बी टेकन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। तो उस बेसिस पे ए के साथ जाएंगे। अगर आप एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन लोगे देन गो विथ ए क्योंकि एनपीवी ए का ज्यादा है। बट अगर आप ईएसीएफ को फॉलो करोगे तो उस केस में यू शुड बी गोइंग विद बी। मैं होता तो ईएसीएफ का भी मेंशन जरूर कर देता। ठीक है, यहां लिखा नहीं है मैंने, ये एक अलग बात है, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। सो मैं होता तो मेंशन कर देता, आपने किया क्यों नहीं भाई, मैं भूल गया। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है दैट इफ आई वेयर टू सॉल्व दिस मैं इसको एनपीवी के हिसाब से भी डिसीजन दे देता और मैं इसका ईएसीएफ के हिसाब से भी दे देता, क्योंकि एग्जामिनर किसके बेसिस पे जज करने वाला है मुझे नहीं मालूम। तो मैं दोनों कंप्यूट कर रखा हूं, दोनों पे डिसीजन दे दूंगा, मैं तो बच जाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान देना, ईएसीएफ के हिसाब से बी जीता और एनपीवी के हिसाब से ए जीता। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू। आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है दिसंबर 25। ये हमारा आखिरी सवाल है आज का, मॉडरेट कैटेगरी में डाला हुआ तो डेफिनेटली कुछ तो है इसमें। पेगस लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ रेलवे पार्ट्स फॉर पैसेंजर कोचेस एंड फ्रेट वैगन ड्यू टू हाई वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड क्वालिटी इश्यूज इन द प्रोडक्शन। क्या ज्ञान दे रहा है भाई। मशीन इज कंसिडरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन एक्स विद मशीन वाई। तो पहला ये रिप्लेसमेंट का सवाल है, रिप्लेसमेंट का सवाल है तो इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले, इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो, उस तरीके से सोचना पड़ सकता है। तो आपको बोला है मशीन एक्स जो हमारे पास है उसकी बुक वैल्यू है 480, 6 साल की इसकी इकोनॉमिक लाइफ बाकी है, आज बेचोगे तो 180 में बिक जाएगा और 6 साल बाद बेचोगे तो 0 रुपीज मिलेगा। ठीक है, तो आज बेचने पे 180 मिलेगा, इस बात का ख्याल रखना। दूसरा इसका डेप्रिसिएशन भी निकल सकता है, 4,80,000 है, 6 साल में डेप्रिशिएट होगा तो हर साल का इसका 80,000 का डेप्रिसिएशन शायद होगा। नई मशीन खरीदने पे 24 लाख की पड़ेगी, इकोनॉमिक लाइफ 6 साल की होगी, ऊपर से खर्चा आएगा 2 लाख रुपए का और सब्सिडी मिलेगा आपको गवर्नमेंट से। कितना सब्सिडी मिलेगा ऑफ द परचेज प्राइस। सो 24 लाख का 15% सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा 3.6 लाख का, 3.6 लाख का आपको सब्सिडी मिलेगा। ये सब्सिडी अभी का भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1 साल बाद। फिर बोला आपको आपका सैलवेज होगा 3,20,000 रुपीज का 6 साल बाद। चलो ठीक है, जनरल मैनेजर ये अज्यूम कर रहा है कि आपका एनुअल सेविंग होगा ड्यू टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यूअर मशीन, तो वो आपकी सेविंग होगी 1,68,000 की 3 वर्कर्स पे। तो 3 वर्कर इंटू 168, ये टोटल सेविंग हो गई 168 इंटू 3 5,04,000 की।
इसके ऊपर 480 और आपका सेविंग है, 350 का और सेविंग है। लेकिन वाई में अपने कुछ खर्चे भी लगेंगे। आपको एक ट्रेंड टेक्नीशियन चाहिए जिसकी सैलरी लगेगी 390 और मेंटेनेंस का लगेगा 154। तो आप देख लो आपका नेट नेट सेविंग्स क्या हो रहा है। आपका सेविंग होगा 504 प्लस 480 प्लस 350 माइनस 390 माइनस 154, तो ये होगा 790 के, 7,90,000 रुपए आपका बचना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले अपने यहां देख लेते हैं अपना कितना रुपया बच रहा है। ठीक है, ये 790 का 553 यहाँ पे दिख गया मुझे। 7.9 लाख अपना बच रहा था, उसको आप आफ्टर टैक्स करेंगे तो 0.70 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 553 में मैच हो गया ये वाला अमाउंट। तो अपने यहाँ पे सोच एकदम सही है। अभी हमने बात करा अबाउट ओनली द सेविंग्स, ये प्री टैक्स सेविंग था, इसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये मैच हो रहा है। अब आते हैं अपने डेप्रिसिएशन वाले पार्ट पे। भाई पुरानी मशीन पे डेप्रिसिएशन था 80,000 का, नई मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना होगा 24 लाख प्लस 2 लाख, 26 लाख रुपए की मशीन है आपकी। तो आप इस पे डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे, ये देखिए 26 लाख रुपीस का आपका कहां गया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 26 लाख का आपका मशीन है जिसपे आपका सैलवेज तो हमेशा माइनस होता ही है। फिर आपको जो सरकार से सब्सिडी मिलेगा ये आपके खर्चे को कम करेगा, तो आपको इसको भी कम करना है, तब जाकर के आपका टैक्स बेस आएगा, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लेंगे। देखो सरकार आपको दोनों तो एडवांटेज देगा नहीं, सब्सिडी भी देगा फिर आपको टैक्सेबल बेस भी दे देगा, ये तो देगा नहीं। सो व्हाट यू विल गेट, आपका मशीन है 26 लाख का, 24 लाख का मशीन है, 2 लाख रुपए का ऊपर से खर्चा है। फिर उसके बाद में 3.6 लाख का सब्सिडी आ रहा है, माइनस करो, एंड 3.2 लाख का उसका लास्ट में सैलवेज है, तो वो माइनस करो, डिवाइड बाई 6 करो, तो ये आ रहा आपका डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू मशीन। गिने अगर टोटल तो ये आएगा 26 माइनस 3.6 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ रहा है 3.2 लाख का। जबकि पुरानी मशीन पे हमारा डेप्रिसिएशन है 80,000 का, तो आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है 2.4 लाख का, इसके ऊपर 30% आपको एडवांटेज मिलेगा, सो दैट विल बी 72,000, दैट विल बी 72,000, तो ये भी आपको मिलेगा। तो आपका इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लो में क्या क्या आएगा, चेंज इन पीबीडीटी इंटू 1 माइनस टी प्लस चेंज इन डीटीएस, करेक्ट। तो आपका पीबीडीटी इंटू 1 माइनस टी में चेंज आ रहा है 5,53,000 का, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड में फर्क आ रहा है 72,000 का, दोनों मिलाकर के साल भर में 6,25,000 रुपीज आपका बचेगा। ठीक है, ये होगा जब आप इस नई मशीन को खरीदते हैं। तो अब नई मशीन खरीदेंगे तो क्या क्या लगेगा, 24 लाख की मशीन है, 2 लाख का ऊपर से खर्चा है 26 लाख। पुरानी जो मशीन है उसका 1.8 लाख रुपीस अपने को मिलेगा। क्वेश्चन में कैपिटल गेन को लेकर के क्या कमेंट्री है भाई, कैपिटल गेन को बोला है इग्नोर कर देना, इग्नोर कर देना, तो इग्नोर कर दिया। तो अपना यहाँ पे जो टोटल खर्चा लगा है वो है समथिंग समथिंग दिस, तो 24.2 आ रहा है, पर इसके ऊपर आपको एक सब्सिडी मिल रही है 24 लाख के 15% यानी कि 3.6 लाख की, वो सब्सिडी आपको एक साल बाद मिल रही है, तो उसका पीवी करना पड़ेगा। तो ये एक साल बाद की सब्सिडी है 3.6 लाख, इसका पीवी फॉर्म में वैल्यू आ रहा है 3.1572। ठीक है, लास्ट में अपने आते हैं ऑन द सैल्वेज पोर्शन। नई मशीन पे सैल्वेज है 320 लेकिन पुरानी वाली पे 0 है, तो इंक्रीमेंटल सैल्वेज है 3,20,000 रुपीज का, वो हो गया आपका इंक्रीमेंटल सैल्वेज 3.2। अब क्या करना है साहब, एनपीवी निकालना है। एनपीवी के लिए यू विल टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर एनुअल कैश फ्लोज या इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लोज प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, यहां पे हमारा 6.25 लाख का जो हमारा एनुअल सेविंग्स आ रहा है उसका पीवीआईएफ एक किया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ गया। इसके बाद हमारा 3.2 लाख का सैल्वेज है जो कि हमको मिलेगा 6 साल बाद, तो उसका पीवी भी कर दिया। और हमने शुरुआत में कुछ खर्चे किए थे, शुरुआत में खर्चे किए हुए में इंक्रीमेंटल इनिशियल आउटले में आपका खर्चा आएगा एक तो 24.2 लाख का जो आपने मशीन पे खर्चा किया, और फिर उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिला है तो वो आप एडवांटेज के तौर पे लोगे, तो प्लस करके लेना, ये आपके एनपीवी में ऐड होगा। तो आप
जो आपका सब्सिडी है उसको ऐड कर रहे हैं इनफ्लोज में, और जो आपका मशीन पे खर्चा लगा है वो माइनस कर रहे हैं। सब मिला करके अपना एनपीवी अभी भी पॉजिटिव आ गया 4.7164। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। सवाल में बोला पीआई भी कैलकुलेट करो। पीआई कंप्यूट करना आसान है, आपको पता होना चाहिए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या माना जाएगा। सो योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज ऑब्वियसली 24.2, बट द सब्सिडी दैट यू हैव रिसीव्ड उसका प्रेजेंट वैल्यू भी आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से माइनस कीजिए, तो आपका आएगा ट्रू सेंस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला लगाइए 1 प्लस एनपीवी डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पीआई आ जाएगा, पीआई विल बी 1.224 टाइम्स। इसके बाद में लास्ट में ये बोला है सिंस द एनपीवी इज नेगेटिव रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन शुड बी डन। नेगेटिव नहीं भाई, पॉजिटिव हुआ है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड मैंने लिख दिया, ये एक्चुअल में पॉजिटिव है। सिंस द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन इज पॉजिटिव, रिप्लेसमेंट शुड बी डन। तो ये बात हो गई है दोस्तों, एनपीवी पॉजिटिव है, रिप्लेसमेंट कर डालो। With that being said, this question also comes to an end. Moderate category है क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है कैश फ्लोज को समझने में। बाद बाकी ऑब्वियसली इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। बाद बाकी आपकी प्रैक्टिस ही डिटरमाइन करेगी कि आपके एग्जाम्स कैसे जाने वाले हैं। सो यस, दैट वाज द अपडेट फॉर कैपिटल बजटिंग। अब नेक्स्ट अपडेट हम लोग लेकर के आएंगे दिसंबर 26 के एग्जाम से पहले। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए एंड मजे लीजिए इस प्लेलिस्ट के। आई विल सी द नेक्स्ट वन।